हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, गुड होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज साइंस का न्यू चैप्टर जो तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चैप्टर नंबर 2, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ न्यू टॉपिक्स जो हमारे होने वाले हैं। ये पहला टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल। नेक्स्ट है सेल थ्योरी। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगला है डिफरेंस डिफरेंट शेप ऑफ सेल। नेक्स्ट होगा हमारा स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स ऑफ सेल। अगला सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड हमारा होने वाला है इधर 2 मिनट सॉरी, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है जो थोड़ा स्क्रीन में दिक्कत दे रहा है। न्यूक्लियस एंड हमारा होने वाला है ये सेल डिवीजन और अगला होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है व्हाट इज द सेल। इस क्लासेस में हम दोनों लैंग्वेज को कंबाइन करेंगे, हिंदी और इंग्लिश। और ये क्लासेस आपकी बायलिंगुअल होने वाली हैं जिसमें आप सभी को इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो पहला पॉइंट है हमारा, किसी को पता है सेल क्या होते हैं, व्हाट इज अ सेल? अगर पता है तो कमेंट करें। तो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, अ सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो हमारा फर्स्ट है जिसमें हमारी फर्स्ट डेफिनेशन में बोला गया है कि द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और हमारी सेकंड डेफिनेशन है अ सेल इज बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका कहने का मतलब, इन दोनों डेफिनेशन का कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सेल हैं यानी कि कोशिकाएं, वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, ये सभी इन्हीं के ज़रिए बने हुए हैं। अगर सेल नहीं होते तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। ठीक है, जैसे हमारे घर बने होते हैं ईंटों से, एक ईंट छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के जैसे एक घर बनता है, ये जो हमारी ईंटें बनी हुई हैं है ना, जैसे हमारी ये छोटी छोटी ईंटें हैं, इनके जरिए जो हमारे जैसे घर बनते हैं, वैसे ही सेल के जरिए हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, सभी को जिसको ये डेफिनेशंस लिखनी है लिख ले। नेक्स्ट, अब आते हैं यहाँ पे सेल। हमारा एक सेल हो, अब ये टॉपिक जो है हमारा ये एक्सप्लेन करता है कि एक सेल से कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होते हैं। जैसे एक सेल होता है जिसके अंदर एक उसका न्यूक्लियस भी होता है, इस न्यूक्लियस के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। एक तरीके से हम मान सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस जो इसके अंदर है, ये इसका एक कोर होता है। ठीक है, ये जस्ट अ कोर। ओके, ये इसका एक कोर होता है। नेक्स्ट आते हैं, सेल बनाता है टिश्यूज। जब बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलकर के वर्क करते हैं तब एक क्रिएट होता है क्या? टिश्यू, जिसको हम हिंदी में ऊतक कहते हैं। और जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ काम करते हैं तब उनको हम कहते हैं ऑर्गन्स। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं तब उन्हें हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और नेक्स्ट आते हैं, जब बहुत सारे ऑर्गन्स क्रिएट होते हैं तब एक ह्यूमन बीइंग बनता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अपने अपने कुछ सिस्टम्स होते हैं। उनमें से कुछ होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सेल डिस्कवरी। सेल की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले शख्स, जब भी तुमसे कभी भी पूछा जाए कि कोशिका यानी कि सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि सबसे पहले खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कब की थी? 1665 में। इन्होंने ही हमें बताया था कि सेल नाम की भी एक चीज होती है। इन्होंने खोज की थी डेड सेल की। नेक्स्ट आते हैं, इनके बाद कुछ साइंटिस्ट और आए जिन्होंने हमें बताया, जैसे कि एक साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम है एंथनी वैन लियोन हुक।
इन्होंने हमें बताया कि 1674 में कि डेड सेल के साथ साथ कुछ लिविंग सेल्स भी होते हैं। इन्होंने जीवित कोशिकाओं की खोज की। नेक्स्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने बताया था कि 1831 में इन्होंने खोज की थी न्यूक्लियस की, कि सेल के अंदर भी यानी कि कोशिका के अंदर उसका एक केंद्रक होता है जो उसे कंट्रोल करता है, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने खोज की 1839 में। इन्होंने खोज की थी प्रोटोप्लाज्मा की। प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सारी चीजें हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इन्होंने खोज की थी डेड सेल की। नेक्स्ट हमारे थे एंथनी वैन लियोन हुक जिन्होंने खोज की थी 1674 में लिविंग सेल्स की। और अगले हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने बताया था कि सेल के अंदर भी न्यूक्लियस नाम की एक चीज होती है जो सेल को पूरा कंट्रोल करती है, हिंदी वालों के लिए केंद्रक। ठीक है, इन्होंने हमें बताया था 1381 में। और एक और साइंटिस्ट थे हमारे जिनका नाम था पुरकिंजी। इन्होंने हमें बताया था कि प्रोटोप्लाज्मा भी नाम की भी एक चीज होती है जो हमारे सेल के अंदर पाई जाती है। ये 1839 में इन्होंने हमें ये चीज बताई थी। कभी भी तुमसे पूछा जाए कि सबसे पहले सेल की खोज किसने की, तो आपको रॉबर्ट हुक का नाम लेना है। और कभी भी ये पूछा जाए आपको कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तो हमेशा एंथनी वैन लियोन हुक का नाम दिया था। कई बार बच्चे गलतियां करते हैं, उनसे पूछा जाता है लिविंग सेल की खोज किसने की थी और वो बता देते हैं रॉबर्ट हुक का नाम। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो ये थी हमारी हिस्ट्री, यानी कि ये थी हिस्ट्री हमारे सेल की, कि सेल की खोज किस किसने की और कब कब की। अब आते हैं कुछ सेल की थ्योरीज के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने हमें बताया कि सेल थ्योरीज, जैसे कि हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथ्यूस। इन्होंने हमें बताया था क्या, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने बताया हमें कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। आज तक दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे ही कोशिका से बने हैं। और दूसरे आए हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम था थियोडोर सेज़वान। इन्होंने हमें बताया था इन्होंने हमें बताया था 1839 में कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि सभी जीव जंतु यानी कि पशु जो हैं वो सभी किसी से बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक हमारे थर्ड साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया था, जिनका नाम था रुडोल्फ। इन्होंने हमें बताया था कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने हमें बताया कि जितने भी कोशिकाएं हैं यानी कि सेल जो हैं वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनी है। मतलब अर्थ पे जो पहले से कोशिकाएं प्रेजेंट थी उन्हीं कोशिकाओं के जरिए बाकी की नई कोशिकाएं बनी हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं। तो ये 3 थ्योरीज थी जो आपको हमेशा याद रखनी है, आपके पेपर में पूछी जा सकती है। इनके फुल नेम नहीं पूछे जाएंगे बट हाँ सर नेम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सेल्स। मतलब हम लोगों ने 2 नंबर के बेसिस पर सेल्स को डिवाइड किया गया। कुछ सेल्स को भेजा गया किसमें, यूनिसेलुलर सेल्स में, यूनिसेलुलर, ठीक है, और कुछ को भेजा गया मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब यूनिसेलुलर कौन से होते हैं और मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं वो बताते हैं। तो एक कोशिकीय जीव, ये नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं। मतलब ऐसा सेल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सिंगल सेल से बने होते हैं, ऐसे जीवों को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इंग्लिश वालों के लिए ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और हिंदी वालों के लिए ऐसे जीव जो एक ही कोशिका से बने होते हैं उनको हम एक कोशिका जीव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशियम। ये जो हमारा बैक्टीरिया है कुछ ये रहा पूंछ वाला, और ये हमारा अमीबा जो है वो ये रहा, और नेक्स्ट हमारा ये जो पैरामीशियम है वो थोड़ा कैसा है, वो हमारा थोड़ा चप्पल के जैसा दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव। अब ये कौन से होते हैं हमारे, ये बहुकोशिकीय जीव किसे कहा जाता है, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज्यादा सेल से बने हों उन्हीं को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं।
ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उसको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पौधे, एनिमल्स, पौधे और एनिमल्स और ह्यूमंस भी हम ले सकते हैं, बट हम ह्यूमंस भी साइंस की लैंग्वेज में एज अ एनिमल कैटेगरीज में आते हैं, पता है ना सबको। तो अगला टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स। तो हमारी शेप्स के बारे में पढ़ते हैं कि सेल की कैसी कैसी शेप्स होती हैं। तो आते हैं, कुछ शेप हमारी स्पिंडल होती हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं हमारे। स्पिंडल शेप कैसी भैया, बताते हैं। स्पिंडल शेप्ड ज्यादातर हमारी जो वो मसल्स होती हैं जो हमारे स्पिंडल शेप्ड सेल वो सेल होते हैं जो हमारे ज्यादातर मसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे सेल्स राउंड शेप के होते हैं, राउंड शेप यानी कि ये रहे जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, ये थोड़े से अंदर से दबे हुए होते हैं, जिनको हम एक नाम और है इनका बायो कॉन्केव शेप, ठीक है। कुछ होते हैं जो स्पेरिकल होते हैं, स्पेरिकल शेप के दिखाते हैं आपको, स्पेरिकल शेप ये, ठीक है। ये ओवम जो सेल है वो स्पेरिकल शेप का होता है, ठीक है। कुछ हमारे फैट सेल होते हैं, कुछ हमारे स्पर्म सेल होते हैं, कुछ सेल हमारे ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होती हैं, जिनके पास ब्रांचेस भी होती हैं। ओके, याद रखना है ये सारी चीजें। नेक्स्ट आते हैं, तो हमारे यहाँ पे शेप्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब आते हैं हम साइज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो अगला टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंट साइज ऑफ सेल। अभी हमने शेप्स के बारे में पढ़ा कि कैसी कैसी शेप्स होती हैं सेल की, अब हम साइज के बारे में पढ़ेंगे। तो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा जीवित कोशिका मतलब दुनिया का लार्जेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच का एग होता है। ये जो एग है वो दुनिया में सबसे बड़ा सेल माना गया है। और दुनिया का सबसे छोटा सेल जो कौन सा है वो भी बताते हैं आपको। स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड वो है हमारा ये माइकोप्लाज्मा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऑफ पीपीएलओ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे छोटा सेल है और ये दुनिया का सबसे बड़ा सेल है, याद रखना है आपको, कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो था दुनिया का, अब ह्यूमन बॉडी पे आते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में कौन से होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी पे आते हैं, 2 मिनट। तो ह्यूमन बॉडी में आते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ा सेल होता है वो होता है ओवम, एग सेल। जब भी पूछा जाए ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है तो बताना है आपको ओवम, एग सेल होता है। और दूसरा, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल कौन सा होता है तो आपको हमेशा बताना है स्पर्म सेल सबसे छोटा सेल होता है। ओके, तो ये हमारा डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स कंप्लीट हो गया। किसी को भी किसी भी चीज का डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है। ओके, किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो कमेंट करे। नेक्स्ट आते हैं, स्ट्रक्चरल कंपाउंड ऑफ सेल। अगला टॉपिक हमारा ये है स्ट्रक्चरल कंपाउंड ऑफ सेल। कई बार हमसे ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, मतलब हमारा जो सेल है वो किससे बना है। हमें ये तो पता चल गया ह्यूमन बॉडी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब सेल से बने हैं, बट सेल किससे बना है, किससे मिलकर बना है वो बताइए। तो हमारा जो सेल बना है वो कुछ चीजों से मिलकर बना है, उसमें से है हमारी ये जो कि हमारी है, पहली है सेल वॉल, दूसरी है ये हमारे सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और दूसरी है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी हमारे सेल को प्रोटेक्ट करती है। और अगला है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है भैया, साइटोप्लाज्म होता है बेटा जो ऐसे एक ह्यूमन के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम ब्लड कहते हैं, वैसे ही सेल का अपना एक फ्लूइड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म है वो सेल का ब्लड है। इसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका द्रव्य। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो आते हैं आगे। ये तो हो गई 3 चीजें, क्या क्या, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। और क्या होता है, और होता है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है जो इसके ब्रेन की तरह काम करता है, इसको कंट्रोल करता है। और कुछ सेल ऑर्गेनेलीज, इन सब के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इन सब चीजों से मिलकर बनता है एक सेल। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि एक सेल किससे मिलकर बनता है तो बताना है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और
न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और हमारा किससे बनता है, और भैया सेल ऑर्गेनेलीज। गुड। तो अगला टॉपिक होगा हमारा क्या, सेल वॉल। सेल वॉल हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके, ये अभी सिर्फ एक कीवर्ड दे रहा हूं, कभी भी तुमसे पूछा जाए सेल वॉल क्या करता है, तो वो एक प्रोटेक्शन का काम करता है, वो हमारे सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, ये हमेशा प्लांट्स में पाया जाता है और कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगी में भी पाया जाता है, और ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में नहीं पाया, सॉरी, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता और ह्यूमन सेल में भी नहीं पाया जाता, बट ये हमेशा प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। ओके, देन यहाँ पे ये क्लास एंड होती है, बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।